वो गाना जो रफ़ी साहब रिकॉर्ड करके ही भूल गए थे। इसी गाने ने लगा करके रख दी थी आग। संगीतकार को लगने लगा था ये गाना हाथ से ही निकल गया, वो भी रफ़ी साहब के कारण। इस गाने का आगाज़ बुरा था मगर अंजाम ने सबको हिला कर रख दिया था। कौन सा ये गाना था, क्या ये किस्सा था, जिस पर बात करेंगे दोस्तों। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। आज मैं जिस गाने की बात कर रहा हूँ, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर की ये ठीक ठाक बजट की फिल्म थी। तो जो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, इन्होंने सोचा इस फिल्म के गाने वो लिखाएंगे मजरू सुल्तानपुरी साहब से। मजरू सुल्तानपुरी लेजेंड गीतकार, बहुत बड़े गीतकार। तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर इस फिल्म के गाने लिखाने के लिए पहुंचे मजरू सुल्तानपुरी साहब के पास। तो मजरू सुल्तानपुरी साहब के जब ये घर गए, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इनको अपने घर में बिठाया, इनसे बातचीत की, इनको खाना भी खिलाया। मगर फिल्म के गाने लिखने से मजरू सुल्तानपुरी ने इनको मना कर दिया कि इनके लिए वो गीत नहीं लिखेंगे। कारण भी बताए होंगे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने कि बहुत बिजी हैं, वो गीत नहीं लिख सकते। और शायद कुछ पेमेंट ऐसी बता दी थी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा लगी। इनका बजट इतना ज़्यादा शायद नहीं था। तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर निराश हुए। तो जब मजरू सुल्तानपुरी साहब के घर से ये बाहर निकले तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर भी थे मगर स्टोरीज लिखा करते थे, गीत कभी इन्होंने लिखे ही नहीं थे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को मजरू सुल्तानपुरी साहब पर थोड़ा गुस्सा भी आया, नाराज भी हुए। तो इनके दिमाग में कुछ लाइनें आई मजरू सुल्तानपुरी साहब के खिलाफ। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इन्हीं लाइनों पर गीत लिखा जाए, और वो गीत खुद लिखेंगे, मजरू सुल्तानपुरी साहब से नहीं लिखाएंगे। तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जब आए संगीतकार के पास, इन्होंने वो लाइनें सुनाई संगीतकार को। अब संगीतकार को लगा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो मजरू सुल्तानपुरी साहब के घर से आ रहे हैं। तो संगीतकार ने कहा सीधा इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, अरे चचा ने क्या खूब लिखा है, क्या खूब लाइनें लिखी है। चचा मजरू सुल्तानपुरी साहब को कहा जाता था इंडस्ट्री में। तो फिर इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा संगीतकार को, ये जो लाइनें हैं ये चचा ने नहीं लिखी, ये तो भतीजे ने लिखी हैं, यानी मैंने लिखी है। उन्होंने देखा संगीतकार ने उनकी तरफ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ की लाइनें आपने लिखी हैं। खैर ये गाना फिर किसी तरह से पूरा लिखा गया। तो जब ये गाना पूरा लिखा गया डायरेक्टर प्रोड्यूसर द्वारा, तो तय हुआ संगीतकार डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बीच में ये गाना रफ़ी साहब से गवाया जाए। तो रफ़ी साहब को इस गाने की रिकॉर्डिंग पर बुलाया गया। रफ़ी साहब ने रिहर्सल्स की और रफ़ी साहब ने गाना रिकॉर्ड कर दिया। रफ़ी साहब को लगा कि रफ़ी साहब ने गाना बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड किया है। मगर संगीतकार के मन में कुछ और चल रहा था। रफ़ी साहब को ये संगीतकार कुछ नहीं कह पाए। बाद में संगीतकार ने इस बात का खुलासा किया था रफ़ी साहब के सामने। रफ़ी साहब को लगा ये गाना उन्होंने अच्छी तरीके से रिकॉर्ड कर दिया। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करके चले भी गए, मगर संगीतकार के मन में कुछ रह गया जो रफ़ी साहब को कह नहीं सके। तो खैर साहब, ये 70 का दशक था। रफ़ी साहब के शोज़ हमेशा बुक रहा करते थे। विदेशों में रफ़ी साहब के शोज़ अच्छे खासे हुआ करते थे। तो रफ़ी साहब विदेश में म्यूज़िकल टूर पर थे, कंसर्ट पे थे, उनके शोज़ जारी थे विदेश में। तो रफ़ी साहब जब विदेश में शो कर रहे थे तो इस शो में होता क्या है, इस गाने की फरमाइश आने लगी जिसको मजरू सुल्तानपुरी ने लिखने से मना कर दिया था। इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के गाने की फरमाइशें आने लगी। रफ़ी साहब को विश्वास ही नहीं था। रफ़ी साहब क्या करते थे कि जब भी विदेशों में टूर होता था, जाहिर सी बात है कोई भी सिंगर ऐसा करता, कोई भी बड़ा सिंगर ऐसा करता, वो कुछ गाने लिस्टेड कर लेता है जो उसके हिट गाने होते हैं। उनको पता होता है किस गाने की फरमाइश आएगी, कौन सा उनको गाना है, तो वही तैयारी करके जाते हैं। रफ़ी साहब ने तो ये नया नवेला गाना गाया था। रफ़ी साहब के दिमाग में भी नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर हो जाएगा। तो रफ़ी साहब ने इस गाने को लिस्टेड नहीं किया था शो के लिए कि शो में भी गाएंगे। अब जब पब्लिक की तरफ से ये फरमाइश आने लगी, रफ़ी साहब के टूर महीनों तक चला करते थे। रफ़ी साहब को भी चौंका दिया था इस गाने ने। रफ़ी साहब को लगा यार उन्होंने अभी ये गाना गाया, इतना पॉपुलर ये लोगों के बीच में गाना हो गया है। तो रफ़ी साहब ने बाकायदा इसका फिर रिकॉर्ड मंगवाया अपने सेक्रेटरी, जो उनके साले भाई भी थे, ज़हीर साहब से, और इस रिकॉर्ड को फिर सुना, इस गाने को सुना। जल्दबाजी में फिर इस गाने को तैयार किया गया और इस तरह से रफ़ी साहब ने इस गाने को फिर विदेशों में शोज़ में गाना शुरू किया। रफ़ी साहब को विश्वास ही नहीं था कि इतना ज़्यादा पॉपुलर ये गाना होगा। रफ़ी साहब को खुशी भी हुई कि कैसे एक संगीतकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का यह गाना इतना सुपर डुपर हिट हो गया। इंटरनेशनल शोज़ में इस गाने की फरमाइश आने लगी। रफ़ी साहब खुश हुए। रफ़ी साहब वापस जब इंडिया आए तो रफ़ी साहब ने सोचा क्यों ना डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलकर, संगीतकार से मिलकर उनको बधाई दी जाए इस गाने के लिए।
तो रफ़ी साहब मिठाई का डब्बा लेकर के पहुंचे इस संगीतकार और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के घर में। तो जब मिठाई का डब्बा लेकर के पहुंचे, उन्होंने बधाई दी इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर को भी और संगीतकार को भी। अरे आपका गाना इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, विदेशों में इसकी डिमांड आ रही है, इसकी फरमाइश आ रही है, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। तब संगीतकार ने खुलासा किया रफ़ी साहब को, देखिए रफ़ी साहब, मैंने एक बात आपको बताई नहीं कि मैं जो वोकल आपसे चाहती थी इस गाने में वो आपने नहीं दिए। रफ़ी साहब चौंके, कैसे वोकल आप चाहती थी? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको गाना बता दूं, ये गाना था फिल्म हवस का जो 1974 में आई थी। इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे सावन कुमार, जो चाहते थे मजरू सुल्तानपुरी इस फिल्म के गीत लिखे। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखने से मना कर दिया। तब जाकर के सावन कुमार के दिमाग में लाइनें आई थी, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। ये लाइनें इसलिए आई थी सावन कुमार के दिमाग में, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने उनको मना कर दिया था, तो मजरू सुल्तानपुरी साहब के खिलाफ उनके दिमाग में ये लाइनें आई थी। इस तरीके से फिर सावन कुमार ने ये गाना लिखा मजरू सुल्तानपुरी के बगैर, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो फिल्म थी हवस जो 1974 में आई थी, गाना तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। एक नई फिल्म का गाना आपको सुना रहे हैं। फिल्म का नाम है हवस। फिल्म हवस और गाने के बोल हैं, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। और इसकी म्यूजिक डायरेक्टर थी उषा खन्ना, जो सावन कुमार की वाइफ भी थी। तो उषा खन्ना ने फिर रफ़ी साहब को कहा कि साहब मैं वोकल में कुछ और चाहती थी, आपने गाना कुछ और गा दिया। तो रफ़ी साहब ने उषा खन्ना को वहीं डांटा, एक बुजुर्ग के तौर में, एक सीनियर के तौर में। उन्होंने कहा, देखो उषा, जब आपकी पहली फिल्म मैंने की थी, पहली फिल्म उषा खन्ना की दिल दे के देखो थी, उसमें भी रफ़ी साहब ने गाया था। तो रफ़ी साहब ने कहा, जब मैंने आपकी पहली फिल्म की थी तो उसमें भी कहा था कि आप संगीतकार हो, आप उस्ताद हो, आप हमें सिखाते हो, तो खुल के बोलो कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो उषा खन्ना को रफ़ी साहब ने कहा कि आपको बताना चाहिए था मुझे कि मैं कैसा गा रहा हूँ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो उषा खन्ना भी प्रभावित तो थी रफ़ी साहब से, उनको भी लगा इतने बड़े सिंगर, उनको कह देना चाहिए था। मगर ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम इतना ज़्यादा हिट हो जाएगा। खासकर रफ़ी साहब को भी इसकी उम्मीद शायद ना रही हो, क्योंकि रफ़ी साहब कई गाने एक साथ रिकॉर्ड किया करते थे। उनको लगा नई फिल्म का गाना है, इतना पॉपुलर क्या होगा, मगर जब पॉपुलर हुआ तो सबको चौंका के रख दिया था। और आज ये गाना तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, रफ़ी साहब के अगर टॉप कलेक्शंस की बात करें उनमें से एक ये गाना आता है। कहावतों में ये गाना चलता है, कोई किसी से नाराज़ हो जाता तो यही सब कहता है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। इतना ज़्यादा पॉपुलर ये गाना है। उषा खन्ना ने रफ़ी साहब के साथ एक से एक नायाब गाने दिए, उसमें से एक गाना ये भी था। न जाने उषा खन्ना जी को क्या लगा कि इस गाने में क्या कमी रह गई है, और रफ़ी साहब भी इसको रिकॉर्ड करके भूल गए थे। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखने से मना कर दिया था। खैर, आगाज़ जैसा भी रहा हो, मगर आज इस गाने को जब कोई भी सुनता है तो यकीन नहीं कर पाएगा उषा खन्ना जी इस गाने में कुछ कमी ढूंढ रही थी, उनको कुछ कमी लग रही थी। लगता नहीं है अंतरे से लेकर मुकड़े तक, गाना ख़त्म होने तक, पूरे म्यूज़िक के दौरान कि गाने में कुछ ऐसी वैसी कमी रह गई हो। ना तो वोकल में कमी लगती है, ना संगीत में कमी लगती है। खैर, आगाज़ जो भी रहा हो, मगर इस गाने के अंजाम ने सबको चौंका दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। और अंजाम इस गाने ने इतिहास रचा, ये भी सच है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से में से किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।